गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू कैरियर बिल एप्लीकेशन। कैरियर बिल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। गुड आफ्टरनून मिस रिया, पंकज, विशाखा, आकाश, आओ, सोनू, मनीष कुमार। चलो, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? स्टार्ट करें अपना आज की क्लास। क्लास नहीं चल रही है आकाश, आप कमेंट कैसे कर पाते अगर क्लास नहीं चल रही होती बेटा? सनी आ चुके हैं, सुमित आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, अंकुर, रोहित, राहुल। ओके, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू हो जाता है। माउथ में हमें 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है, 3 अंगों के बारे में पढ़ना होता है। पहला हमने कल की क्लास में पढ़ा था, कौन सा? पहला हमने पढ़ा था कि मैम कल क्लास नहीं हुआ था, कल हुआ था सुषमा बेटा, कहाँ थी आप? हाँ, किसने कहा क्लास नहीं हुई? कल तो हुई थी क्लास बेटा। हाँ जी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें 3, माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ में हमें 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है। पहला आप बताओगे टीथ, दांत के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथियां, जो लारीय ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती हैं? लार बनाती हैं। ये कौन कौन सी लारीय ग्रंथियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कहां पे होती हैं, ये सारी हमें पढ़ना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्या? जीभ के बारे में। बच्चों, जो टंग होती है हमारी जीभ, अगर मैं आपसे पूछूं जीभ का काम क्या है, आपको बोलना है मैम हमारी जीभ 2 मेन काम करती है। एक काम करती है पहला बेटा, जो भी आप खाना खाते हो ना, उस खाने का टेस्ट महसूस करवाना, स्वाद कैसा है ना? स्वाद कैसा आ रहा है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कैसा स्वाद आ रहा है। और दूसरा जो जीभ होती है, हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी आप लैंग्वेज बोल रहे हो, है ना, जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, जो कथन बोल रहे हो, उस सेंटेंस को किसमें? वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम जीभ का होता है। लेकिन हम क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, वो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो क्या टंग का काम क्या होता है? सबसे पहले आप लिखोगे टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन होता है बेटा ये। अब सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? संवेदी अंग वो होते हैं जो आपको सेंस देते हैं किसी ना किसी चीज का। कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। उन 5 में एक जीभ है। जीभ किसका सेंस देती है बेटा? टेस्ट का। टेस्ट यानी कैसा स्वाद आ रहा है, जो भी आपने खाना खाया है उसका टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट, जीभ जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ मांसपेशी से बना है, मांस का टुकड़ा। तो जीभ जो है वो एक मांस का टुकड़ा होता है, मांसपेशी अंग होता है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है। अगर जीभ में कोई हड्डी होती तो जीभ हमारी ऐसे ऐसे इधर उधर घूम नहीं रही होती। जीभ क्यों घूम जाती है? क्योंकि बेटा जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है। कितना लंबा होता है? जीभ की लंबाई होती है, लेंथ, L फॉर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबा एक मांस का टुकड़ा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो हमें किसका सेंस देता है? जो हमें टेस्ट का सेंस देता है, स्वाद बताता है। अब ये क्यों बताता है स्वाद? क्योंकि जीभ के ऊपर होती है टेस्टिंग बड बेटा। टेस्टिंग बर्ड्स क्या होती हैं? छोटी छोटी स्वाद वाली कलियां होती हैं। जीभ के ऊपर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जैसे ही आपने जो भी खाना खाया उसके टेस्ट का पहचानना शुरू कर देती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी होती है टेस्टिंग बर्ड? ये बेटा 2000 से लेकर 3000 के बीच में होती हैं। 2000 से 3000 के बीच में टेस्टिंग बर्ड होती हैं, छोटी छोटी। और यही टेस्टिंग बर्ड क्या करती हैं? यही टेस्टिंग बर्ड आपको टेस्ट महसूस करवाती हैं, स्वाद बताती हैं, कैसा स्वाद है। अच्छा, एक बात याद रखना, आपने देखा हमारे घरों में जो लड़कियां होती हैं, उन्हें अगर खाने में थोड़ा सा भी नमक कम हो जाए, थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो जाए, एक चूंटी नमक ज्यादा हो जाए, तो लड़कियां तुरंत पहचान लेती हैं, कहती हैं भैया इसमें तो नमक ज्यादा हो गया। लड़कों के बेचारों को आधा चम्मच नमक ज्यादा डाल दोगे तो भी उन्हें महसूस नहीं होता है। लड़कों को आप देखते बिना नमक के खाना खा लेते हैं और पता भी नहीं लगता उन्हें। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आप बताइएगा, लड़कियों के अंदर जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें टेस्टिंग बड ज्यादा होती हैं बेटा।
इनमें ज्यादा होती हैं, जबकि लड़कों में टेस्टिंग बर्ड होती हैं वो कम होती हैं, इसलिए बेचारे लड़के बिना नमक का खाना खा लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता है ना। ये बात याद रखना। अब बच्चा जीभ जो होता है वो कैसे टेस्ट महसूस करवाता है, सुनो। जीभ के ऊपर टेस्टिंग बर्ड होती है छोटी छोटी। अब ये जो टेस्टिंग बर्ड होती है ना, इनके नीचे की तरफ रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं बेटा। कौन से रिसेप्टर्स? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। हिंदी में बोलते हैं स्वाद वाले ग्राही, लिख दो स्वाद ग्राही पाए जाते हैं। और ये गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स किसके पास? नर्व की सहायता से, तंत्रिकाओं की सहायता से ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाते हैं। देखो, जीभ तो एक जगह है जहां पे आपको टेस्ट महसूस होता है, लेकिन वो टेस्ट है कैसा, किसका है, वो कौन बताता है बेटा? वो आपका ब्रेन बताता है, वो आपका मस्तिष्क बताता है। ब्रेन पहचान करवाता है टेस्ट की। जीभ तो एक जगह है जहां पे आपको टेस्ट महसूस हो जाता है, बस इतना याद रखना है आपको। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं, तो आपको बताना है ये हमारी जीभ के ऊपर पाए जाते हैं। और ये क्या महसूस करवाते हैं? ये टेस्ट महसूस करवाते हैं। कैसे? तो ये जो भी आपने खाना खाया है उस खाने के टेस्ट को नर्व होती है, नर्व तंत्रिकाएं होती हैं जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन कहते हैं भैया ये ऐसा टेस्ट है, ये ऐसा टेस्ट है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स कहां होते हैं, किस सिस्टम में काम आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहां होते हैं? जीभ के ऊपर होते हैं, ठीक है। और टेस्टिंग बर्ड कहां होती हैं? जीभ के ऊपर। टेस्टिंग बर्ड कितनी होती हैं? 2 से 3 हजार होती हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम 8 सेंटीमीटर लंबाई होती है। बेटा 10 सेंटीमीटर तक लंबी जीभ हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अब जीभ के ऊपर अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्ट महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीभ है, आप देखो, और इस जीभ के हर एक हिस्से पे अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्टिंग बर्ड होती हैं। जैसे आप देखिए इस फोटो में, यहां पर सबसे आगे जो हिस्सा होता है जीभ का, उसमें स्वीट टेस्टिंग बर्ड होती हैं। तो यहां पे कैसे टेस्ट का एहसास होगा? मीठा। मीठा टेस्ट आपको यहां फील होता है। फिर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे जीभ में, किनारों पर, यहां पे सोल्टी टेस्ट। सोल्टी का मतलब होता है नमकीन। नमकीन स्वाद आपको यहां फील होता है। फिर आप इस हिस्से में जाओगे और पीछे, तो यहां पे सोर यानी खट्टा टेस्ट आपको महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इस हिस्से पे खट्टे वाली टेस्टिंग बर्ड होती हैं। उसके बाद सबसे पीछे जाओगे जीभ में, पीछे की तरफ, यहां पे बिटर टेस्ट वाली होती है। बिटर का मतलब होता है कड़वापन। जो कड़वा एहसास होता है ना आपको, आप कोई दवाई पी रहे हो, कोई दवा खा रहे हो, तो उसमें करेला कड़वा होता है ना, तो ये कड़वापन जो होता है वो यहां पर महसूस होता है। तो एग्जामिनर आपसे कैसे पूछता है? एग्जामिनर पूछता है कि जीभ के कौन से हिस्से पे मीठे टेस्ट वाली बर्ड होती हैं? फ्रंट वाले पे, आगे वाले पे। स्वीट के पीछे जो कॉर्नर्स होते हैं जीभ के, वहां पे नमकीन। सबसे पीछे कड़वा, और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ पे खट्टा टेस्ट फील होता है, ठीक है। और इसी कड़वे के पीछे की तरफ यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, इनमें जो झंझनाहट होती है ना, आप प्याज खाते हो तो गला जलने से लग जाता है एकदम लास्ट में जाके, लहसुन खाते हो तो गला लास्ट में जाके जलना सा शुरू हो जाता है ना, अदरक खाते हो तो आपका गला जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी कड़वे के पीछे यहां पर कौन कौन सी, आप बोलोगे जिंजर। जिंजर का मतलब होता है अदरक। अदरक के अंदर जो झंझनाहट होती है उसको महसूस करवाने वाली छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। अनियन, अनियन का मतलब होता है प्याज। जब आप प्याज खाते हो तो आप में झंझनाहट महसूस होती है। ऐसे ही बच्चा आप खाते हो गार्लिक। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। तो आप ये जब तीनों चीज खाते हो, प्याज, अदरक, लहसुन, तो इनमें झंझनाहट सी एक अजीब सा, जिससे आपके गले में क्या जलन सी महसूस होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जीभ के जब कड़वे वाले हिस्से के पीछे वाले पार्ट में जाती हैं, इस वाले हिस्से में, तो यहां पर इन तीनों के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से झंझनाहट होती है, उनको महसूस करवाने वाली बर्ड्स होती हैं। तो जीभ के अलग अलग हिस्से पे आपको अलग अलग टेस्ट फील होता है। यह बात आपको याद रखनी है। आगे वाले हिस्से पे मीठा, फिर साइड में सॉल्टी नमकीन, फिर खट्टा, फिर लास्ट में कड़वा। और अच्छा, आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट दूं, आप एक एक्सपेरिमेंट करना। क्या? कोई भी कड़वी चीज लेना जो खाने में कड़वी लगती है, उसको सबसे आगे रखना जीभ पर, यहां
यहां पर उसका टेस्ट फील नहीं होगा आपको, उसमें कड़वापन है वो आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि जीभ के आगे वाले हिस्से पे तो कैसा टेस्ट फील होता है, मीठा। और कोई मीठी चीज लेना, उसको जीभ के सबसे आखिर वाले हिस्से पे रखना, कड़वे वाले हिस्से पे, वहां पे मीठा टेस्ट गायब हो जाता है, क्योंकि जीभ में अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्टिंग वाली बर्ड होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि तीखापन यहां महसूस होता है, मिर्ची वाला, प्याज वाला, अदरक लहसुन वाला, मीठा यहां फील होगा, नमकीन यहां होगा, खट्टा आपको यहां फील होगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जब भी खाना खाते हो तो याद रख लेना ये चीज। कोई मीठी चीज को यहां रखोगे तो उसका टेस्ट गायब हो जाएगा, कोई कड़वी चीज को यहां रखोगे तो उसका टेस्ट आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्ट क्या आपको महसूस होता है। ठीक है बच्चों, तो जीभ के बारे में आपको इतनी ही बात याद रखनी थी कि जीभ क्या क्या करती है। तो जीभ के मैंने काम बता दिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका एक ही रोल होता है, क्या करवाना, टेस्ट महसूस करवाना, स्वाद महसूस करवाना। अब स्वाद महसूस करवाने वाली बर्ड कौन सी होती हैं, रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जीभ कैसा ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक सेंसरी ऑर्गन है, किसका सेंस देता है, तो आपको टेस्ट का सेंस देता है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब बच्चों हमारे मुंह में दांत हो गए, जीभ हो गया, अब क्या बचा, हमारे मुंह में बची सलाइवरी ग्लैंड्स। तो नंबर 3 माउथ का तीसरा जो हिस्सा है उसमें होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, हिंदी में बोलते हैं लारीय ग्रंथियां। नाम से क्लियर है, वो ग्रंथियां, वो ग्लैंड्स जो सलाइवा बनाती हैं बच्चों, ये क्या बनाती हैं, ये सलाइवा बनाती हैं, लार बनाती हैं। मिठाई को देख के, गुलाब जामुन को देख के आपके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है, इसको आम भाषा में आप क्या कहते हो बेटा, आम भाषा में आप थूक बोलते हो, है ना, ये वही सलाइवा है। सलाइवा बहुत जरूरी है बच्चों, अगर किसी के मुंह में सलाइवा नहीं बनता है तो मुंह में इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है उसको, सलाइवा बहुत जरूरी है। लार बनाती हैं वो ग्रंथियां जो लार बनाती हैं। अब सबसे पहली बात, मैम लार कितना बनता है, बच्चों एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है बेटा, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार आपके बॉडी में बन सकता है। जी हाँ। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सलाइवा के पीएच का मान कितना होता है, सलाइवा के पीएच का मान होता है 6.8। अब 6.8 है तो इसका मतलब नेचर में क्या हो गया, ये एसिडिक है या बेसिक, एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा अम्लीय होता है मुंह में। देखो दांत का पीएच पूछे, कल मैम ने पढ़ाया था 5.5 करना, अगर सलाइवा का पीएच पूछे 6.8 करना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब सलाइवा है वो बन गया इतना, किसने बनाया, सलाइवरी ग्लैंड्स ने। तो एग्जामिनर पूछता है कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आपको लिखना है 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बच्चा, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी का मतलब टोटल कितनी होगी, 6, 3 जोड़ी का मतलब हो गया टोटल 6, और 3 ही प्रकार की होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ। हमारे मुंह में 3 ही प्रकार की और 3 ही जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, नंबर में 6 होती हैं। पहले मैं आपको इनके नाम याद करवाती हूं, फिर इनकी फोटो दिखाऊंगी। ठीक है, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड होती है। नंबर 1 पे लिखना है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स 2 होंगी बेटा, नंबर में 1 जोड़ी होती है, तो नंबर में कितनी होगी, 2। हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में लिख दो पैरोटिड लारीय ग्रंथियां, पैरोटिड लारीय ग्रंथियां, नंबर में 2 होती हैं। दूसरी जो होती हैं उनको बोलते हैं हम सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथियां, हिंदी में सेम नाम है, 2 होंगी 1 जोड़ी, हिंदी में सेम नाम लिख दो सबलिंगुअल, लिंगुअल लारीय ग्रंथियां, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथियां, आप पूरा लिख लेना बेटा। और तीसरी होती है उनको बोलते हैं सबमैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड्स। बच्चों नीचे वाले जबड़े का नाम मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था आपको, मैंडिब्यूलर होता है, तो ये नीचे वाले जबड़े के नीचे होती हैं, हिंदी में सेम नाम है सबमैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथियां। ये को क्या है, एक बात याद रखना, ये सारी लारीय ग्रंथियां जो मैंने आपको पढ़ाई हैं,
लारीय ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, 3 ही जोड़ी होती हैं। पहली होती है उनको बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी होती है उनको बोलते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, तीसरी होती है उनको बोलते हैं सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंडिबल जबड़ा ये इस जबड़े के नीचे यहाँ होती है। चलिए मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाती हूँ। सभी बच्चे देखेंगे ये कहाँ कहाँ है। आप बोलोगे मैम ये तो मुंह में होती है, इनकी लोकेशन दिखाने की क्या जरूरत है? बेटा मुंह में भी कहाँ होती है? सुनो, ये इंसान ऐसे मुंह करके खड़ा है तो आपको यही हिस्सा दिखेगा, इधर वाला नहीं दिखेगा, लेकिन होता तो इधर वाला ही है ना। सुनो, ये रही पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। आपके कान होते हैं, कान के पास मुंह में यहां होती है, कान के पास होती है, उनको बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। 1 2 होती है। अब आओ, सबलिंगुअल कहां होती है? ये आपकी जीभ होती है यहां, जीभ के नीचे ये जीभ है, यहां 1 2 ऐसे होती है। सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर कहां? मैंडिबुलर जबड़े के नीचे यहां 2 1 2 ऐसे होती है। तो हम इनकी लोकेशन लिख दें अपने नोट्स में? जी हाँ मैम, क्योंकि लोकेशन एग्जाम में आती है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स कहां होती हैं? नियर बाय ईयर्स, ये कान के पास होती हैं बेटा, लिखो कान के पास होती हैं, कान के नजदीक पाई जाती हैं। सबलिंगुअल लिखो बिलो टंग, जीभ के नीचे होती है बेटा, ये आपकी जो जीभ है ना उसके नीचे होती हैं, लिख दीजिए जीभ के नीचे, जीभ या जिह्वा के नीचे नीचे। और सब मैंडिबुलर तो नाम से क्लियर है, बिलो लोअर जो, निचले जबड़े के नीचे, जो निचला जबड़ा होता है आपका उसके नीचे होती हैं। तो लिख दो निचले जबड़े के नीचे, निचले जबड़े के नीचे ऐसे होती है बच्चों। अब एग्जामिनर यहीं नहीं रुकता है, वो आपसे और क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी होती है? मैं फोटो दिखाती हूं, आप ही बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? आपको इसमें सबसे बड़ी कौन सी लग रही है? यही लग रही होंगी। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? ये कहां है? जीभ के नीचे। तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड सबसे छोटी है और सब आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं। तो क्यों ना मैम लिख दें यहाँ पे? हाँ जी मैम, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी होती है? और बच्चों ये वाली सबसे छोटी होती है, ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। लिख दोगे? जी मैम। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड है तो इनका काम तो एक ही होगा, क्या बनाना? सलाइवा बनाना। ये तीनों मिलकर एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा बनाती हैं, लार बनाती हैं बच्चों। और सबसे ज्यादा जो लार है ना वो ये वाली बनाती है, जबड़े के नीचे वाली, ये सबसे ज्यादा लार बनाती हैं। मैक्सिमम सलाइवा यही ग्रंथि बनाती है। कहा जाता है अप्रोक्स 60 से 70% सलाइवा ये वाली ग्रंथि बना देती है। बाकी का जो बचा आपका 30-40% वो ये दोनों मिलके बना देती है। लेकिन ये नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, कहां होती हैं, कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। लिख लोगे? जी मैम लिख लेंगे। अब हमें पढ़ना पड़ेगा ये सलाइवा होता क्या है, क्या होता है बच्चों सलाइवा में, लार में क्या होता है? तो लिखो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के घटक, लार के घटक, लार में क्या क्या होता है। तो लिखना है आपको सलाइवा में क्या क्या चीज होती है बच्चों। सलाइवा में 99% तक तो वाटर ही वाटर है बच्चों। जी हाँ, आप जो पानी पीते हो उससे लार बनता है। जब आप पानी नहीं पीते हो गला सूख जाता है, गला सूख जाता है, बोल नहीं पाते हो ढंग से क्योंकि मुंह में लार कम हो जाता है। तो लार में सबसे ज्यादा पानी पानी होता है बच्चों। बाकी लार में क्या होता है? बाकी लार में 1% में आप लिखो कुछ आयंस होंगे। आयंस जैसे सोडियम मिलेगा आपको लार में, पोटेशियम मिलेगा आपको, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन मिलेगा आपको, है ना, ये आयंस मिल सकते हैं। इसके अलावा सुनो और क्या मिलता है, और
हमें लार में मिलता है म्यूकस, 1% में ये बेटा, ये आयंस के साथ म्यूकस मिलता है। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। ये हमारी लार में चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से आपकी लार में चिपचिपाहट होती है, लार को चिकनापन देता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। ये हमारे मुंह में ल्यूब्रिकेशन का काम करता है बेटा। म्यूकस क्या होता है? श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ जो हमारी लार में होता है। और उसके अलावा हमारी लार में होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स, और मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था एंजाइम्स क्या करवाते हैं? डाइजेशन करवाते हैं, पाचन करवाते हैं। एंजाइम्स क्या करवाते हैं? पाचन करवाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स मुंह में ओपन होती हैं क्या निखिल बेटा? और कहाँ होंगी? मुंह में ही होंगी, कान में थोड़ी ना होंगी। मुंह में सलाइवा बनता है। कितना कॉमन सेंस वाला, एकदम थका हुआ क्वेश्चन पूछते हो, फिर कहते हो मैम डाउट नहीं लेती। कोई डाउट है क्या बेटा? सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ ओपन होंगी? मुंह में होंगी। जब मुंह में है तो नाक में थोड़ी ना होंगी। सुनो, हमारी सलाइवा में सबसे ज्यादा पानी होता है। पानी के साथ कुछ आयंस होते हैं, कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है और एंजाइम्स होते हैं। बस एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से एंजाइम्स हमारी सलाइवा में होते हैं, हमारी लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो जरा लिखो, लार में 2 एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है, उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोसोम मत कर देना, लाइसोजाइम एंजाइम होता है बच्चों। कहां पाया जाता है? हमारी लार में। दूसरा सुनो, लाइसोजाइम के बाद जो दूसरा एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। दूसरा हमारी लार में जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। हिंदी में बोलते हैं लारिये एमाइलेज एंजाइम। लारिये एमाइलेज एंजाइम लार में होगा बेटा, नाम से क्लियर है, ठीक है। इसी सलाइवरी एमाइलेज का एक नाम और होता है बच्चों। क्या होता है? इसी का दूसरा नाम, अथवा लगा के लिखना है आपको, एक और नाम होता है। इसी का दूसरा नाम होता है टाइलीन अमाइलेज एंजाइम। टाइलीन अमाइलेज एंजाइम। देखो बच्चों, स्पेलिंग होती है पी से, जब प्रोनाउंस करते हैं तो पी साइलेंट हो जाता है, टी से बोलते हैं, तो इसका नाम होता है टाइलीन अमाइलेज एंजाइम। टाइलीन एमाइलेज एंजाइम। तो हमारी सलाइवा में 2 एंजाइम है बच्चों, लाइसोजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। मैं इसको सलाइवरी एमाइलेज बोलूं या मैं इसको टाइलीन एमाइलेज बोलूं, नाम से क्लियर है, ठीक है। चल सुनो, ये लाइसोजाइम करता क्या है? लाइसोजाइम क्या करता है अगर आपसे पूछे? अगर आपने ऐसा खाना खाया, सड़ा हुआ खाना खा लिया, कभी कभी होता है आपको नहीं पता लगता है, आप ऐसा खाना खा लेते हो जिसके अंदर जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, है ना। बैक्टीरियाज आपको दिखते थोड़ी ना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, है ना। तो हाथों में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं, आपको दिखते नहीं है। कभी कभी आप कोई बासा खाना खा लेते हो, केला सड़ा हुआ खा लिया, उसके अंदर बैक्टीरियाज थे। तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। इसका काम होता है टू किल बैक्टीरियाज एंड जर्म्स। टू किल बैक्टीरियाज एंड जर्म्स। हिंदी में लिखो, इसका काम होता है जीवाणुओं या कीटाणुओं को नष्ट करना। जीवाणुओं या कीटाणुओं को नष्ट करना। बच्चा आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सारे बैक्टीरियाज को नहीं मार सकता है। आप खुद सोचिए, अगर ये एंजाइम सारे बैक्टीरिया को मार देता, जो बैक्टीरिया मुंह से आए हैं, तो हमें कभी भी बैक्टीरियल डिजीज होती ही नहीं, कभी भी हम जीवाणुओं से कोई बीमारी होती ही नहीं, है ना। सर्टन बैक्टीरियाज, कुछ ही बैक्टीरिया को मार पाता है बेटा, सारी बैक्टीरिया नहीं मार पाती है। और वायरस को नहीं मार पाएगा ये। अगर वायरस को मार देता ये सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है लाइसोजाइम, तो हमें कभी कोरोना वायरस होता ही नहीं। तो एक बार एग्जामिनर ने पूछा कि क्या लाइसोजाइम वायरस को मार सकता है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आपको बोलना है गलत। वायरस को नहीं मार पाता है बेटा, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये वायरस को मार देगा। ये वायरस को नहीं मार पाता है।
सिर्फ किसको मार पाता है? बैक्टीरियाज को। और बैक्टीरिया भी सारे नहीं मार पाता है, जो इसके बस के होते हैं उसको मार देता है बेटा। सारे बैक्टीरिया को ये भी नहीं मार पाते हैं। ठीक है, आगे बात है ना। नेक्स्ट, इसका काम एक ही होता है लाइसोजाइम का। अगर आपने सड़ा हुआ खाना जिसमें बैक्टीरिया आ गए, आपने हाथ धोए बिना खाना खा लिया, गंदे हाथों से खाना खा लिया, तो उसमें अगर बैक्टीरियाज आ गए हैं तो ये मार देगा। ठीक है, चलो अब आओ यहां पर। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम करता है डाइजेशन। किसका डाइजेशन करता है बच्चों? ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये किसको पचाता है? स्टार्च का पाचन करता है। अब मुझे ये बता दो, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, स्टार्च क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है, एक टाइप की शर्करा होती है बेटा। मैंने आपको पढ़ाया था, ये चैप्टर शुरू किया था तब मैंने कहा था 3 तरीके का खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट। और मैंने कहा था अधिकतर कार्बोहाइड्रेट हम किसके रूप में खाते हैं? हम स्टार्च के रूप में खाते हैं। तो पता है ये क्या करता है? ये बेटा स्टार्च को ढूंढेगा और उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम कौन से एंजाइम का है? आपको क्या बताना है बेटा? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम या टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। लेकिन बच्चों सारे स्टार्च को नहीं तोड़ पाता है, पूरा स्टार्च पचा नहीं पाएगा ये। तो ये क्या करता है? स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता है बच्चों। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा। क्या करता है? आधा अधूरा, जिसको परफेक्ट लैंग्वेज में हिंदी में बोलते हैं आंशिक तौर पे पचाना। आंशिक तौर का मतलब हो गया आधा अधूरा पचाना। आंशिक तौर पे पाचन करता है किसका? स्टार्च का माल्टोज में बदल देता है। अब आप कहोगे मैम स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च टूटता है तो पहले माल्टोज में बदलता है, फिर माल्टोज टूट के ग्लूकोज में बदलता है। तो मुझे ये बताओ, क्या सलाइवरी अमाइलेज ने पूरी तरीके से स्टार्च को तोड़ दिया क्या? नो मैम, ये स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता है, आधा अधूरा करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर मैम पूरा पाचन कहां होता है? चलिए आगे पढ़ाएंगे आपको। पूरा होता है छोटी आंत में जाके पूरा पचता है, अभी आधा अधूरा टूटा है। अब आपका एग्जामिनर इतना सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए आपके एनडीए के एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूं आपसे। एनडीए के पेपर में पूछा कि जब आप रोटी को मुंह में चबाते हो लार के साथ, थोड़ी देर बाद रोटी आपको मीठापन का एहसास देना शुरू कर देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा कोई भी अनाज खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, कोई भी अनाज खा रहे हो, अनाजों में स्टार्च होता है। तो रोटी में, ब्रेड में स्टार्च है और ये स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है और ये माल्टोज आपको मीठा एहसास देना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आपने रोटी को दांतों के नीचे चबाया, चबाने के बाद मुंह में सलाइवा के लार के साथ मिक्सिंग हुई रोटी की, ब्रेड की, तो लार में एंजाइम था कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। उसने रोटी के अंदर के स्टार्च को तोड़ दिया। किसमें? माल्टोज में तोड़ दिया। इसलिए आपको रोटी मीठी लगनी शुरू हो जाती है। और ये एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट ही है, और कार्बोहाइड्रेट्स मीठी होती हैं। तो जैसे ही स्टार्च माल्टोज में जाता है तो क्या होता है? आपको रोटी मीठा लगना शुरू हो जाता है मुंह में। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, आप आंसर कर सकते हो। एक बच्चा पूछ रहा है डायस्टेज क्या होता है? बेटा कभी कभी इसी एंजाइम को डायस्टेज भी कह देते हैं, ठीक है? इसी एंजाइम का नाम डायस्टेज भी होता है, कभी कभार कह देते हैं, आपने पढ़ा होगा किसी ना किसी किताब से। तो हमारे मुंह में लार था और लार ने सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करा। और कौन सी कार्बोहाइड्रेट? ओनली स्टार्च। लेकिन स्टार्च का भी पूरा नहीं करा। तो ये हमारे मुंह में आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, मुझे ये बताओ हमने कितने तरीके का खाना खाया था? 3 तरीके का। मुंह में सिर्फ किसका डाइजेशन हुआ? बताओ जरा, मुंह में किसका डाइजेशन हुआ? स्टार्च का। स्टार्च क्या होती है? एक कार्ब होती है, ठीक है। कार्ब का मतलब कार्बोहाइड्रेट, शर्करा होती है। और मुंह में स्टार्च पूरे तरीके से पच गई क्या? नहीं मैम, पार्शियल तरीके से। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा। अब ये बताओ दूसरा हमने क्या खाया था? दूसरा हमने प्रोटीन्स खाए थे। आपने दाल खाया होगा, मूंगफली खाया होगा, सोयाबीन खाया होगा, नॉनवेज खाया होगा। क्या हमारे मुंह में डाइजेशन हुआ है प्रोटीन का? नहीं। मुंह में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते तो डाइजेशन होगा कहां से? है ना। नेक्स्ट, अगला सुनो। फैट, जो आप फैट खाते हो, वसा खाते हो, क्या मुंह में फैट का डाइजेशन होता है? नो मैम, मुंह में फैट को पचाने वाले एंजाइम ही नहीं होते। तो बच्चों, अब जैसे ही आपके मुंह में आपने खाना खाया, दांत ने चबाया, सलाइवा के साथ मिक्सिंग होगी, अब आप खाना निगल लेते हो, ऐसे खाना निगल लेते हो। तो ये जो खाना आपने निगला है ना, इसमें क्या क्या था? इसमें स्टार्च थोड़ी बहुत पार्शियल तरीके से डाइजेस्टेड हो गई है, लेकिन बच्चों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, प्रोटीन और फैट हैं, वो अनडाइजेस्टेड हैं। अनडाइजेस्टेड का मतलब है इनका पाचन शुरू ही नहीं हुआ है, ये अपचित है। और इस सारे मिक्सर को, इन सबका जो मिक्स बना है, जिसको आपने निगल लिया है गले में, उसी को बोलते हैं बोलस। आपसे एग्जामिनर पूछता है बोलस कहां का खाना होता है? मुंह में जब दांत ने खाने को तोड़ दिया, चबा दिया, सलाइवा ने स्टार्च को डाइजेशन कर दिया, अब मुंह में जो खाना आप नीचे की तरफ निगलते हो उसको बोलस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलस कहा जाता है। बता दोगे बोलस क्या है? अरे भाई, जो आपने मुंह से नीचे की तरफ निगला है वो बोलस है, वो बोलस है। वो क्या है? वो बोलस फूड है। राइट, समझ में आ गई मेरी बात? इसे बोलस कहते हैं। तो बोलस क्या होता है? जो भी आपने मुंह में खाना खाया, दांतों ने चबाया, लार ने मिक्सिंग करके, लार ने जो स्टार्च को पचा दिया। देखो बोलस में क्या है? थोड़ा बहुत स्टार्च पचा हुआ है सिर्फ, बाकी प्रोटीन और फैट पचा ही नहीं है अभी। तो एक मिक्सर बन गया, एक मिश्रण बन गया, इसी मिश्रण को आप बोलस कहते हो। अब ये बोलस कहां जाएगा? तो देखो, अब आपने जैसे ही निगला मुंह से, तो मुंह से नीचे कौन होता है? फूड पाइप। ये आपका फूड पाइप है। देखो, इस फूड पाइप से होता हुआ पेट में खाना जाता है। इसी खाने को इस फोटो में दिखा रखा है बोलस, बोलस, बोलस। ठीक है। तो अब माउथ का खाना सारा का सारा कहां चला गया? फूड पाइप में। तो 1 नंबर आपने माउथ दिया था, तो अब हमें 2 नंबर पे क्या पढ़ना है? 2 नंबर पे हमारे गले में खाने वाली पाइप होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। अब खाना गया आपके फूड पाइप में। फूड पाइप को बोलते हैं भोजन नली। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों ईसोफेगस। ईसोफेगस एक पाइप है बच्चों, पाइप है। ये पाइप की लंबाई कितनी? 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप है बच्चों। हाँ, आपके गले में 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है। जो पाइप क्या करता है? सुनो, जो भी पीछे से मुंह से खाना आया, माउथ में खाना खाया, और माउथ में जो खाना ऐसे खाया जो निगल लिया, उसको हमने क्या बोला? बोलस बोला। अब ये बोलस कहां जाएगा? इस पाइप में जाएगा। ये पाइप है बच्चों, इस पाइप में। और ऐसे होता 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 बोलस कहां पे आ जाता है? इस पाइप से होता हुआ ये आपका पेट है बच्चों। इस पेट में खाना आ जाएगा ऐसे। ये क्या है? स्टमक, पेट है बच्चों। तो जो भी आपने मुंह में खाना निगला था नीचे की तरफ, वो सारा खाना पेट में पहुंचता है किस पाइप के थ्रू? तो आप क्या बताओगे बच्चा? फूड पाइप के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू। मैं आपको फोटो दिखाती हूं, आप फोटो से समझ सकते हो। चलिए आपको अच्छे से फोटो दिखा के समझाते हैं। कहां है ये फूड पाइप? ये रहा, ये देखो, ये रहा ईसोफेगस। जो खाना आया था वो इसमें आ गया। ये पेट है बच्चों, स्टमक है, पेट आके भर गया। तो पेट तुरंत थोड़ी भरता है खाना खाते ही।
खाना खा के जब आप उठ जाते हो 10 मिनट के बाद आपका पेट फूल जाता है, पेट भर जाता है, हाँ भाई हो गया मेरा खाना, क्योंकि अब सारा खाना पेट में पहुंच गया है। अब जो ईसोफेगस से क्वेश्चन आता है वो सुनो, कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये वाला खाना पेट में पहुंचता है? ये जो बोलस फूड है, ये खाना है बेटा, ये खाना जो मुंह से आया उसको बोलस कहते हैं। ये खाना पेरिस्टालसिस मूवमेंट से, पेरिस्टालसिस प्रोसेस से या पेरिस्टालसिस मूवमेंट से हमारे पेट में पहुंचता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट लिख दो या प्रोसेस लिख दो, इस प्रोसेस से हमारे पेट में पहुंचता है। एग्जामिनर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन प्रक्रिया। अब मैम ये क्रमाकुंचन प्रक्रिया क्या होती है वो आपको समझने की जरूरत है। पेरिस्टालसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके गले का सारा खाना पाइप से पेट में पहुंच जाता है। अब ये पेरिस्टालसिस यानी क्रमाकुंचन होता क्या है वो सुनो। ये जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप के अंदर की तरफ मसल्स की लेयर होती है, ऐसे मांसपेशियां होती हैं बच्चों। और मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाया था फूड पाइप के अंदर की तरफ कौन से टिश्यू की लेयर होती है, बार बार नहीं बताऊंगी, कौन से उत्तक की परत होती है, पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से। तो इस पाइप के अंदर की तरफ मांस की ऐसे लेयर होती है, मसल्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे खाना आया, सबसे पहले इस किनारे पे खाना आया, मसल्स का एक नेचर होता है, मांस का एक नेचर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, सिकुड़ती रहती है फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है फैलती रहती है। तो जैसे ही यहां खाना आया तो यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ने से ये ऊपर का खाना नीचे आ जाएगा यहां पे, फिर ये वाली तो फैल जाएंगी, यहां वाली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, ये और नीचे आ जाएगा, फिर ये फैल जाएंगी और ये सिकुड़ जाएंगी। तो ऐसे करता करता कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिकुड़ने फैलने से ऐसे होता होता सारा खाना आपके पेट में आ जाता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है, जो मांस के सिकुड़ने से और फैलने से होता है, उस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसे नीचे की तरफ आपका खाना आ जाता है पेट के अंदर। कौन सी प्रोसेस से आता है बेटा? पेरिस्टालसिस प्रोसेस से। सारा खाना कहाँ आ गया? पेट में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दो चीजें और पढ़ाऊंगी बेटा, जरा ध्यान से समझना। क्या आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज सुनी है कि करिश्मा कपूर के जो एक्स हस्बैंड थे वो पोलो खेल रहे थे। पोलो आप जानते होंगे क्या, पोलो खेल रहे थे, तो वो मधुमक्खी निकल गए, है ना, मधुमक्खी, एक मक्खी निकल गए वो, और मधुमक्खी ने अंदर जाके उनको डंक मार दिया। कहां पे? उनकी विंड पाइप में। श्वास वाली नली उनकी ब्लॉक हो गई, उन्हें ऑन द स्पॉट अटैक पड़ गया और वो मर गए। अभी आपने सुना होगा, है ना, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की ऐसी डेथ हुई है, संजय कपूर जी की। ऐसे ही संजय कपूर है, आई डोंट नो कौन है, नाम ऐसा ही कुछ है ना। और आप सुनते होंगे कि फलाना इंसान चावल खा रहा था, चावल खाते खाते उसे तेज खांसी आ गई, या चावल खाते खाते हंस गया वो, और हंसने से चावल का दाना उसकी श्वास नली में चला गया और श्वास नली ब्लॉक हो गई और इंसान की डेथ हो गई। ऐसे आप केस सुनते होंगे। ऐसा क्यों होता है बेटा? मधुमक्खी निकली आपने मुंह से, विंड पाइप में कैसे चला गया? तो सुनो, आप यहां पर देखो, बहुत ध्यान से समझना। ये आपका विंड पाइप है, ठीक है, ये आपका फूड पाइप है, ये श्वास नली है बच्चों। अच्छा, श्वास नली का काम क्या होता है? जो भी आपने सांस लिया है उसको कहां? लंग्स में, फेफड़े में पहुंचाना। ये एयर को, हवा को फेफड़ों में पहुंचाता है। ये आपका फूड पाइप है, ये भोजन नली है कि नहीं है? हाँ जी मैम, ये भोजन नली है। ये क्या करती है? ये भोजन को पेट में पहुंचाती है, ये खाने को पहुंचाती है पेट में, ये सांस को पहुंचाती है फेफड़े में। अब होता क्या है, ये जो आपकी पाइप होती है ना, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है बेटा, एक कैप होता है, ऐसे कैप लगा हुआ होता है, ऐसे बच्चों, ऐसे कैप लगा हुआ होता है। अच्छा, कैप का मतलब क्या होता है? ढक्कन। ढक्कन तो खुलता भी है, बंद भी होता है ना। ऐसे ही आपने, इसको बोलते हैं स्विच। स्विच का मतलब होता है बटन। बटन क्या होता है? जो ऑन ऑफ होता रहता है। और इसी स्विच का नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस
एक स्विच की तरह काम करता है, एक ढक्कन होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं घाटी का ढक्कन। पता है बच्चों ये ढक्कन कैसे करता है? आप जो सोच रहे हो वैसा ढक्कन नहीं है, मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ऐसे रहता है ये आपके। तो जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो ये फ्लैप पूरा इधर लगा हुआ है ऐसे। जब खाना खा ही नहीं रहे हैं तो भाई ये वाला नली बंद भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सांस यहां से आ रहा है ऐसे, हाँ मैम आ रहा है। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये कैप ना यहां रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ताकि बच्चों जो भी आप खाना खा रहे हो वो खाना यहां ना आए, विंड पाइप में ना आए, श्वास नली में ना आए, यहां से यहां जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप चावल खा रहे हो, चावल का दाना होता है छोटा सा, है ना, चावल खा रहे हो आप, तो क्या किया आपने, जोर से हंस गए आप, खाना खाते समय जोर से खांस गए, तो ये कैप जो था वो ऐसे था, लेकिन ये बार बार ऐसे हो रहा था, ऐसा। तो जैसे ही आप जोर से हंसे तो ये जो चावल का दाना है इस पे हवा का प्रेशर लगा और इस पाइप में आ गया, और इस पाइप में यहां फंस गया चावल का दाना। ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक पड़ जाता है, कार्डियक अरेस्ट पड़ जाता है, क्योंकि उसके फेफड़ों में एयर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ऐसे ही मैंने कहा ना करिश्मा कपूर के हस्बैंड जी की डेथ कैसे हुई, तो उन्होंने मुंह से एक मधुमक्खी को निगल लिया, मधुमक्खी आ गई, वो मधुमक्खी यहां नहीं गई, यहां आ गई बच्चों, इस कैप से यहां आके उसने काट लिया तो ये पाइप के अंदर का मांस सूज गया तो एयर का रास्ता ब्लॉक हो गया, हवा नहीं आई, ऑक्सीजन नहीं आया, अटैक पड़ गया, मर गए वो। तो इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये वो स्विच है जो हमारी विंड पाइप में खाने के दानों को जाने से रोकता है। इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं खाना खाते समय बातचीत मत करो, क्योंकि अगर बातचीत करोगे, हंसोगे, और तो उस खाने के अंदर यहां पे हवा होती है इस हिस्से में, और वो हवा एकदम से उसे विंड पाइप में ले जाएगी, आप मर जाओगे। और आप यकीन मानो हर साल बहुत सारे लोग ऐसे मर जाते हैं, हाँ हर साल मरते हैं बेटा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस घाटी का ढक्कन एक स्विच की तरह काम करता है, एक फ्लैप होता है, ऐसे हो रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, याद हो गया? हाँ जी मैम। चलो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फूड पाइप का काम था जितना भी खाना खाया उस खाने के पाचन के बाद सारा खाना आपने निगल लिया, निगला हुआ खाना इस पाइप ने पेट में पहुंचा दिया बच्चों। अब खाना कहां आ गया? पेट में आ गया। इस पाइप का एक ही काम है, जो खाना निगला है उसको पेट में पहुंचाना। पेट खाने से भर गया। तो आइए जरा, एक बच्चा कह रहा है हिचकी क्यों आती है, आगे पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। डकार क्यों आती है वही बताएंगे, रुको। अब 3 नंबर पे लिखो स्टमक, पेट, पेट भर गया बच्चों खाने के। स्टमक, स्टमक को हिंदी में पेट लिख दो, हिंदी में उदर लिख दो, जठर लिख दो, अमाशय लिख दो। ये सारे नाम बच्चों पेट के होते हैं हिंदी में। स्टमक में खाना आ गया। सबसे पहला आपका पेट कौन से लेटर के आकार का होता है? जे शेप का पेट होता है बच्चों, जे के आकार का। अभी आपको दिखाते हैं किस लेटर के जैसा होता है, जे के जैसा। मैम दिखाइए, चलो आपका पेट दिखाते हैं कैसा दिखता है। सबका पेट अंदर से ऐसा दिखता है, ये रहा पेट। ऐसा लग रहा है जैसे जे बना है, हाँ ऐसा उल्टा जे लग रहा होगा, देखो ऐसे जे, ऐसे ही तो बनता है, ऐसे जे के आकार का होता है बच्चों। ये आपका पेट है। पेट के 3 हिस्से होते हैं। यहां से फूड पाइप ऐसे खाना लेके आया है, तो फूड पाइप जहां पे खत्म होता है और जहां से पेट शुरू होता है उस हिस्से को कार्डिया बोलते हैं। लिख देना, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारे पेट के 3 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा कहलाता है कार्डिया, कार्डियक नहीं, कार्डियक हार्ट के लिए यूज करते हैं कार्डिया शब्द, ठीक है। दूसरा पेट का ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं फंडस। पेट का दूसरा हिस्सा होता है, उसको फंडस बोलते हैं। इसको सिंपली बॉडी बोलते हैं, पेट का बॉडी। बॉडी का मतलब पेट एक बॉडी है भैया, है ना। और ये लास्ट वाला पेट का हिस्सा, इसे पाइलोरस कहते हैं, इसे पाइलोरस कहते हैं।
तो बताओ बच्चों, पेट है वो एक बॉडी है, वो बॉडी 3 हिस्से में बंटा हुआ है। कौन कौन सा? तो आप क्या बताओगे? जहां से फूड पाइप आता है, भोजन नली आती है भोजन लेके, और जहां पे खत्म होती है और जहां से पेट शुरू हो जाता है उस हिस्से को कार्डिया बोलते हैं। फिर बीच वाले हिस्से को फंडस भाग कहते हैं, और जहां पे पेट खत्म हो जाता है और यहां से आपकी आंतड़ियां, छोटी आंत शुरू हो जाती है ऐसे बच्चों, तो इस हिस्से को पाइलोरस कहते हैं। इस भाग को पाइलोरस भाग कहते हैं। यहां से छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पेट का आखिरी हिस्सा है। अब पेट में सबसे ज्यादा समय के लिए खाना रहता है, 3 से 4 घंटे पेट में खाना रहता है बच्चों। जी हाँ मैम, ठीक है। पेट में क्या 3 से 4 घंटे खाना रहता है? तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, पाचन तंत्र के उस अंग का नाम बताओ जिसमें ज्यादा देर तक खाना रहता है। 3 से 4 घंटे आपके खाना आपके पेट में रहता है बेटा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि पेट में सबसे ज्यादा समय के लिए खाना, कौन से ऑर्गन में सबसे ज्यादा समय के लिए खाना रहता है, आप क्या बता दोगे बेटा? आप बता दोगे क्या? पेट में रहता है 3 से 4 घंटे तक। अब जैसे ही खाना पेट में आया, आने के 1-1.5 घंटे के बाद खाने का पाचन शुरू हो जाता है पेट में। 1-1.5 घंटा खाना ऐसे ही पड़ा रहता है, इसीलिए जब आप खाना खाते हैं तो पेट भारी हो जाता है, क्योंकि सारा खाना पेट में पड़ा रहा है। अब आप मुझे ये पूछो क्वेश्चन कि मैम पेट से आंतड़ियों तक क्यों नहीं जाता 4-5 घंटे तक? क्यों बेटा? क्योंकि छोटी आंत और पेट के इस हिस्से के बीच में एक वाल्व होता है। वाल्व का मतलब होता है कपाट, दरवाजा। दरवाजा बंद हो जाता है और इसी वाल्व को बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। लिख लेना अपने नोट्स में, पाइलोरिक वाल्व। हिंदी में बोलते हैं पाइलोरिक कपाट। पाइलोरिक कपाट कहां होता है? जहां पेट खत्म होता है और छोटी आंत शुरू होती है, इस हिस्से में एक वाल्व होता है। तो जैसे पेट में खाना आया, ये वाल्व बंद हो जाता है बच्चों। हाँ, और 3-4 घंटे के बाद ये वाल्व खुल जाता है, ये दरवाजा खुल जाता है, तो पेट का सारा खाना आगे छोटी आंत में चला जाता है। पेट का सारा खाना कहां पे? छोटी आंत में चला जाता है। समझ गए मेरी बात? पाइलोरिक वाल्व कहां होता है बताओगे आप? पाइलोरिक वाल्व छोटी आंत और पेट के बीच में होता है। अब बच्चों, खाना खाने के बाद आपको डकार आती हैं डकार? जी मैम, डकार आती हैं। तो होता क्या है, जब खाने के साथ एयर ज्यादा चली जाती है, हवा ज्यादा चली जाती है, और ये वाल्व तो बंद है, ये वाल्व बंद है, खाने के अंदर हवा आ गई, अब इस हवा को तो वापस जाना पड़ेगा। अब यहां से तो आगे जा नहीं सकती, वो नहीं जा सकती क्योंकि वाल्व बंद है। तो यही एयर यहां से होती हुई फूड पाइप से मुंह से बाहर निकलती है वापस, उसी को आप बर्प करना बोलते हो, बर्पिंग बोलते हो, डकार लेना बोलते हो बेटा। तो कोई आपसे पूछे डकार क्यों आती है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि हम खाना खाते हैं, उस खाने और फूड पाइप के बीच में एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस से हवा हमारे फूड पाइप में, पेट में चली जाती है भोजन के साथ, और जैसे ही पेट के अंदर भोजन जाता है तो 4-5 घंटे तक भोजन पेट में रहता है और ये वाल्व बंद रहता है, तो हवा बेचारी आगे नहीं जा सकती है। तो हवा कहती है मैं जिस रास्ते से आई हूं उसी रास्ते से वहां बाहर चले जाती हूं। मुंह से आई थी और मुंह से ही बाहर चली जाती है, मुंह से ही बाहर चली जाती है। उसी को आप डकार आना बोलते हैं, उसी को आप डकार आना बोलते हैं। समझ गए? मैम कल मेरे मुंह में मच्छर चला गया। बेटा मतलब भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे मुंह में मच्छर गया और तुम जिंदा हो। कभी कभी मच्छर अंदर जाके काट लेता है ना तो मर जाते हैं। वही है करिश्मा कपूर के हस्बैंड वाली बात हो जाती है। हाँ, मच्छर खा जाते हो, 1-2 मच्छर खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पेट में HCl है, मच्छर को मार डालता है वहीं पे, है ना। चलो सुनो, ये बात याद रखिएगा, डकार क्यों आती है। आगे बात समझ में? जी मैम। तो पेट में 4-5 घंटे तक खाना रहता है प्रॉपर। अब बेचारी एयर को निकलने को आगे जगह नहीं मिल पाती है, तो आप डकार ले लेते हो, बाहर वापस चली जाती है। अगर डकार नहीं आती है तो ये हवा पेट में ही रहती है, आपको गैस कर देती है, आपको गैस हो जाता है बेटा, है ना। खट्टी खट्टी डकार, गैस आना शुरू हो जाता है, पेट फूल जाता है, जिसको ब्लोटिंग होना बोलते हैं इंग्लिश में। अब जैसे ही पेट के अंदर 1 से 1.5 घंटा हो गया खाना आए हुए, अब पेट कहेगा
भाई साहब बहुत देर हो गई है, चलो डाइजेशन करते हैं खाने का, है ना, चलो डाइजेशन करते हैं खाने का। तो पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? पेट में ग्रंथियां होती हैं जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। पेट के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये एक जूस बनाती हैं बेटा पेट के अंदर। और कौन सा जूस बनाती हैं? उस जूस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। हिंदी में बोलते हैं जठर रस। जठर का मतलब क्या? पेट। पेट में अमाशय ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस बनाती हैं। अब जूस का मतलब पीने वाला जूस नहीं है, ऐसा जूस जिसमें एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन करवाते हैं। तो ऐसे आपका जो पेट है ना बच्चों, इस पेट में अंदर की तरफ ऐसे लाइनिंग होती है, ऐसे परत होती है और इसी परत के अंदर कौन सी ग्लैंड्स, कौन सी ग्रंथियां होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं? ये गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं बच्चों। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आपको वो जानना है। कौन कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये कोशिकाएं कौन कौन सी हैं वो हम कल पढ़ेंगे। 2 टाइप की सेल्स होती हैं। आज इतना ही, कल हम स्टमक कर लेंगे और हम लीवर खत्म कर लेंगे कल। परसों बस 2 क्लास के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? आगे बात समझ में? मैम पेट में चूहे क्यों कूदते हैं? चलो इसका आंसर वैसे अभी जानना है तो सुन लो। अच्छा, जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है ना? सुनो जरा, होती क्यों है? जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपका ब्रेन कहता है भाई साहब एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ आएगी? खाना खाने से। खाना कहाँ रहता है ज़्यादा तक? पेट में रहता है ज़्यादा देर तक के लिए। तो क्या होता है, आपके पेट में एक अंदर की तरफ लाइन होती है, वैसे छोटा छोटा धागे नुमा संरचना निकालना शुरू कर देती है पेट के अंदर। उसे रूगे कहते हैं, रूगे कहते हैं। और वो रूगे आपके पेट में आ जाते हैं, रुई जैसी होती है। बाद में वो आपके खाने के साथ मिक्स होकर डाइजेशन हो जाता है जब आप खाना खा लेते हो। वही रूगे ऐसे आ जाती है पेट के अंदर, तो आपको गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट में महसूस होती है, जिसको आप बोलते हो मम्मी खाना दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब सच में वो चूहे नहीं होते हैं बेटा, खाने के अंदर रूगे होता है। खैर आपको कल पढ़ाएंगे, एक यहाँ पे भूख को महसूस करवाना वाला हार्मोन भी पढ़ाएंगे, घ्रालीन होता है, कल की क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है? 2 क्लास के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। फिर 1 क्लास में नहीं हुआ तो 3 में हो जाएगा, प्रैक्टिस करवा के साथ में। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम आपका, हाँ रूगे होता है बेटा, रूमर नहीं होता है, रूगे होता है। मैम HCl छिपकली को गला सकता है क्या? तुम छिपकली खाते हो क्या? हट, हाँ? NCERT पढ़ने की जरूरत ही नहीं है महबूब जी, महबूब आपकी मैडम NCERT ही पढ़ाती हैं। कौन है ये बच्चा? मैम छिपकली को पचा देगा क्या HCl? क्यों खाते हो तुम? छिपकली खानी है क्या? भूख को महसूस करने वाला एंजाइम हार्मोन कौन सा होता है? घ्रालीन। घ्रालीन कल पढ़ाएंगे आपको। पता है मैं आप लोगों को ना साइंस पढ़ाती हूँ, एग्जाम में तो काम ही आती है, लेकिन आपकी डेली लाइफ में भी काम आ रही है। देखो मैंने कितना अच्छी बात बताई, खाना खाते समय बोलो मत। मधुमक्खी, अगर आप कभी मच्छर खा जाओ, मधुमक्खी खा जाओ, तुरंत पानी पियो, 4-5 ग्लास में एकदम तुरंत पानी पियो, ताकि पानी के साथ बह के वो पेट में चली जाए। पेट में HCl बैठा है, खत्म कर देगा उसको, पेट में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर आपने मधुमक्खी खा ली, अगर संजय वो जो इनके हस्बैंड थे, जो भी उनका नाम था, अगर उनको मधुमक्खी खाई, तुरंत वो 4-5 ग्लास पानी पी जाते बेटा, वो आज जिंदा होते, आज वो जिंदा होते। इसलिए जब भी आप कोई मच्छर खा जाओ, कोई कीड़ा वीड़ा आप हो जाता है, कभी कभी हवा के साथ तेज आके मुंह में चला जाता है, तो आपको क्या करना है? तुरंत पानी पीना 4-5 ग्लास। अगर आपके चावल फंस गए, आपको लग रहा है कि भाई मेरे गले में कुछ अटक सा रहा है, तुरंत 5-6 ग्लास पानी पी जाओ, जिंदा रह जाओगे। नहीं तो बेटा खत्म, नहीं तो बेटा खत्म इंसान। चलो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बेटा हिचकी क्यों आती है? हिचकी का रोल यहां नहीं है, हिचकी का रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो वहां पे पढ़ाएंगे आपको।
मैम आपने हमें डॉक्टर बना दिया। बेटा इतना सा पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनते, ना 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 ना, इतना सा पढ़ने से डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा अच्छा बेटा, कभी देखना डॉक्टर्स की किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें, 5 साल तक रगड़ते हैं तब जाके पढ़ते हैं। ठीक है, चलो कल मिलेंगे आपसे। आज की क्लास में इतना ही। बेटा पीएनजी अपलोड करने की शुभम क्या जरूरत है, हम मैम नोट्स बनवा तो रही हैं आपको। पेट में काटता नहीं है बेटा, पेट तक जाते जाते मच्छर मर जाता है, मधुमक्खी मर जाती है। पेट में HCl बैठा है बेटा, HCl तो तेजाब है, बहुत खतरनाक है HCl तो। ठीक है।